गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डुअल नेचर का एक टेस्ट एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप सो ये क्वेश्चंस अगर आप सारे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाके अटेंड कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि इस यूनिट से कुछ फिर बचता है। सारा का सारा अभी तो आपको मिल जाना है इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर से ही। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मास का है। कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻13 हर्ट्ज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ यूनिट पे आपने एक्सरसाइज करना है। ऐसा यूनिट सिस्टम में है तो कुछ नया यहाँ नहीं करना। गिवन दैट h = 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। अब डियर स्टूडेंट्स, कई बार वो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट आपसे पूछ लेता है। देखिए वैल्यू तो नहीं पूछता, लेकिन यूनिट आपसे पूछ लेता है तो आपको यूनिट यहाँ पे दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। अगर बाय द वे याद भी नहीं है और आगे कहीं किसी क्वेश्चन में पूछता है तो आप दे सकते हैं यहाँ से। और c = यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम है। जो ध्यान देने वाली चीज थी वो ये थी। अब सॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं। 1 मास का क्वेश्चन है तो जितना शॉर्ट से शॉर्ट सॉल्यूशन आप दे सकते हैं उतना दें। आप सीधे लिखें क्या मोमेंटम P = hν/c। देन आफ्टर योर कैलकुलेशन पार्ट। अब ये कैलकुलेशन पार्ट या फॉर्मूला तो आपको देना यहाँ जरूरी है, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट अगर आप रफ में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या नहीं भी शो करना चाहते हैं तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन करनी ही है तो मैं समझता हूँ यहीं पे करें तो इन आउट्स एग्जामिनर को भी पता लग जाएंगे। कैलकुलेशन बड़ी आसान सी है। आप सबसे पहले इसको देखेंगे तो ये 3.3 आपका मिल गया। हालांकि ये काम अब थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, बहुत पुरानी बात है कैलकुलेशन कैसे करनी है। 5 को अगर आप यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो 5 × 3 = 15 और 15 × 1 = 16, एक डेसिमल 16.5 हो गया। अब जहां तक पावर्स की बात है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो गया, तो 30 - 8 कितना हो गया 5 हो गया। 5 अगर मैं यहां से देखता हूं तो प्लस का 5 माइनस का 34 दैट इज माइनस का 29 दैट इज डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अब देखो यहाँ पे यूनिट तो नहीं है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपको देनी ही देनी है। 1 मास का क्वेश्चन है, यूनिट नहीं लिखेंगे तो निश्चित सी बात है कि वो मास आप एड कर सकते हैं। अब यहाँ भी हमें देखना होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। 11th में हम लोग पढ़ के आए हैं, दैट इज 10⁻⁻28। तो आई होप सो अगर आप ये आंसर डायरेक्ट प्लेस करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट नहीं भी दिखाते हैं तो आपको 1 मार्क्स फुल मिलेगा। लेकिन एसेंशियल जो भी मैंने यहाँ पे आपको वायलेट कलर से शो कर रखा है, ये एसेंशियल पार्ट है। इतना काम आपको करना ही करना है। ये सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन की भी बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको कितना काम करना है। अब अगर सेम क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिलता तो थोड़ा सा आप इसको और एलोरेट कर सकते थे, वैसे गुंजाइश तो इसमें नहीं बचती है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 2 मार्क्स का है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इस डायरेक्ट क्वेश्चन में निश्चित सी बात है कि थोड़ा सा ज्यादा लिखना होता है। डिफाइन फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, हाउ इज इट रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। अब डेफिनेशन आप एज इट इज दे देंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी नीडेड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन विदाउट इम्पार्टिंग एनी काइनेटिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल सा। ये मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक सरफेस है, क्योंकि जो हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है वो जनरली मैट्रिक सरफेस को मिलता है, तो नॉन मैट्रिक का एग्जांपल आपने दे देंगे, वहां से रेयरली मिलता है। अब यहाँ से आपने कोई एनर्जी इंसिडेंट कराई। अब इस एनर्जी से जस्ट इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे, वो जस्ट इसके सरफेस तक आ जाएं। सरफेस से बाहर नहीं निकालना हमें, सरफेस तक आ जाएं बस। इसके लिए जितनी भी एनर्जी की नीडेड होगी या जितने वर्डन की जरूरत होगी उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन बोलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो डिफाइन थी वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। फाइनली आप लोगों ने फॉर्मूला देना है। अब अगर थोड़ा सा आपको इसको बढ़ाने का मन हो रहा है तो आप जो है यहाँ से ये ब्लैक वाला पोर्शन भी दे सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा लिखना होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ फिर मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम लोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। बड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, अगेन मजेदार सा। इसी तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों को मिलते भी हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन 2 फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स हैविंग वर्क फंक्शन W1 एंड W2। यहाँ पे कंडीशन भी रखी है, W1 इज ग्रेटर देन W2। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में यहाँ पे 2 मटेरियल है, समझने के लिए ये मैं यहाँ से डाल के ला रहा हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये W1 वर्क चाहिए इसको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल के लाना है तो W2 चाहिए। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको ज्यादा वर्डन चाहिए। ज्यादा वर्डन चाहिए इसका मतलब जो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ वर्क डन। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं क्या होता है,
वर्क फंक्शन होता है हमारा h म्यू नॉट के बराबर। तो जब वर्क फंक्शन W1 ज्यादा है तो ऑब्वियसली μ1 भी ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। इन विच केस विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन बी ग्रेटर एंड वाई। अब निश्चित सी बात है कि भैया मान लीजिए मैं यहाँ से जो एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो दो काम करती है। पहला काम करती है इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लेके आती है, दूसरा काम करती है इस इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी देती है। अब अगर ये एनर्जी मेरी यहाँ से निकलने की ज्यादा है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। अब यहाँ ये बात देखनी होगी कि उसने पूछा क्या है, पूछा है which case will the kinetic energy of the emitted electron be greater। तो आपने जिसमें ग्रेटर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वही आंसर प्लेस करना है, स्मॉलर वन वाला नहीं। जबकि बात तो एक ही है कि भाई दो भाई है, एक बड़ा है एक छोटा है। अब आपसे पूछा बड़ा कौन है, आप कह दो ये छोटा है, बात ठीक है कि अगर वो छोटा है तो दूसरा ऑब्वियसली बड़ा होगा। लेकिन जो उसने पूछा है आपको एग्जैक्टली वही आंसर देना है। बड़ा कौन सा है तो आपने बड़े वाले की तरफ पॉइंट आउट करना है कि ये बड़ा है। तो यही बात इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना होता है हम लोगों को थोड़ा सा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब उसने वाई भी पूछा है, वन मार्क्स में रीजनिंग है तो निश्चित सी बात है देनी तो पड़ेगी। वैसे 2 मार्क्स में आना चाहिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो अब इसमें हम लोगों ने रीजनिंग दी है तो भैया सिंपल सी बात है कि आपने यहाँ फॉर्मूला प्लेस किया। फॉर्मूला प्लेस करने के बाद में काइनेटिक एनर्जी का कांसेप्ट दिया। अब किसके लिए मैक्सिमम है भैया, सिंपल सी बात है, बी ग्रेटर फॉर द सेंसिटिव मटेरियल W2। W2 के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो इसलिए आपने अपने आंसर में W2 ही प्लेस करना है। अब रीजनिंग उसने पूछी थी तो ऑब्वियस है रीजनिंग के लिए आप हैविंग स्मॉल वर्क फंक्शन जरूर यहां पे देंगे। तो जो मैंने रेड से हाईलाइट किया होगा इट्स एसेंशियल पार्ट अगेन। तो किस तरह से आंसर आपने प्लेस करना था और क्या इसका एग्जैक्ट आंसर है, ये दोनों ही बातें हैं। तो आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो आपके रिप्रेजेंटेशन के भी मिलते हैं और करेक्ट आंसर के भी मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके मार्क्स कहीं हाफ मार्क डिडक्ट हो रहा है या तो किसी बड़े क्वेश्चन पर 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है तो आपको दोनों ही चीजों को कंसीडर करना है, रिप्रेजेंटेशन को भी कंसीडर करना है और एज वेल एज जो करेक्ट आंसर है उसको भी कंसीडर करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं, देखिए अगेन बड़ा फैबुलस सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है और कांसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। The graph of figure shows variation of photoelectric current with collector plate potential। अब ये collector plate potential क्या होता है जरा इसे समझते हैं। ये आपको याद होगा कि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने यहाँ पे दिया था। इसको एक दोनों प्लेट्स को हम लोगों ने एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ में कनेक्ट किया था लाइक दैट। ये हालांकि ये पोलरिटी चेंज हो सकती है, तो जब हम लोग इसको पॉजिटिव टर्मिनल बना देते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल बना देते हैं, तो यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी तरफ। तो बेसिकली पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है उसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो ये हमारे सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको नेगेटिव दे रहे हैं या पॉजिटिव दे रहे हैं या न्यूट्रल दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियस है जब मैं नेगेटिव दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देगा, जब मैं पॉजिटिव दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। जीरो दूंगा तो भैया कोई फर्क नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के पास अपनी अगर इतनी एनर्जी है तो वो यहां से निकल के यहां तक आ जाए तब तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी सर्किट में, अदरवाइज तो नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कांसेप्ट आगे कहता है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब ये ग्राफ उसने दिया है, तो ग्राफ रीड करने के ऊपर क्वेश्चन है। तो नॉर्मली आप देखेंगे आपके यहाँ जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी बेस्ड भी कुछ नहीं होते, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं कि आपको या तो ग्राफ दे रखा होता है या पैरा दे रखा होता है, उसके बेसिस पे आपको कंक्लूड करना होता है। अब जरा देखिए, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है तो इसको यहाँ पे बोल्ड जरूर लिखना चाहिए भाई। जब तक इसने बोल्ड नहीं लिखा तब तक निश्चित सी बात है कि हमारे को पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली। आप ये गलती नहीं करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है तो इस पे आपको एम्पियर जरूर लिखा मिलना चाहिए, तो या मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर जो भी कुछ है। अब इंस्ट्रक्शंस में देखें, which फिजिकल पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट फॉर 3 कर्व्स। अब इन दोनों तीनों के लिए कांस्टेंट क्या है देखें जरा डियर स्टूडेंट्स। देखो, जब हम लोग फोटो आइंस्टीन इक्वेशन की बात करते हैं तो E इक्वल्स टू हमारे पास होता है h म्यू माइनस व्हाट W नॉट। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है, सॉरी E is equals to h म्यू नॉट माइनस ke, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है, ठीक है।
यानी जो एनर्जी आप इंसिडेंट करा रहे हो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक पार्ट वर्क फंक्शन और रिमेनिंग मिलता है उसको काइनेटिक एनर्जी। अब नो डाउट जब सर्किट के अंदर सारा आप लोगों ने लगा दिया तो क्या होगा, निश्चित सी बात है यहाँ पे करंट फ्लो शुरू होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। तो अगर देखते हैं, सोचिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सी चीज है जो मेरी कांस्टेंट है। देखो भाई कलेक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट हो नहीं सकता क्योंकि तीन अलग अलग जगह में मेरे को मिल रहा है, ठीक है। जहां तक बात है फोटोइलेक्ट्रिक करंट की, भैया फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी वेरी कर रही है। अब कौन सी चीज है जो यहां कांस्टेंट हो सकती है? वर्क फंक्शन की बात करते हैं। ऑब्वियसली जब फ्रीक्वेंसी 1 न्यू 2 न्यू 3 मेरे पास मिल रहा है तो वर्क फंक्शन के बारे में भी मुझे कुछ सोचना चाहिए। तो जरा देखिए क्या क्वांटिटी ऐसी है जो कांस्टेंट हो सकती है। सेकंड पार्ट है इसका, विच फ्रीक्वेंसी μ1 μ2 μ3 इज द हाईएस्ट। अब जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वही फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा देगी। दूसरी बात, जो कलेक्टर पोटेंशियल है या स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है कि कलेक्टर पोटेंशियल को जब आप नेगेटिव में ले जाते हो, भाई ये कलेक्टर पोटेंशियल आपका नेगेटिव में जा रहा है, तो नो डाउट जब नेगेटिव में आप ले जाओगे तो ये वर्क फंक्शन ही तो होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, इसको हम V1 कह सकते हैं, इसको V2 कह सकते हैं, इसको V3 कह सकते हैं। यानी अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल होंगे। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू पॉजिटिव प्लेट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। इस ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है। नेगेटिव पोटेंशियल किसको दिया हुआ है? पॉजिटिव प्लेट यानी कलेक्टर प्लेट को दिया हुआ है, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक क्या करंट क्या हो जाएगी? जीरो। अब देखो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। तो नो डाउट ये तीन अलग अलग मटेरियल के लिए ग्राफ है, जिसका एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है और तीसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि हमेशा नेगेटिव में होता है वो इसका ज्यादा है। नेगेटिव में वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो मेरी मॉड्यूलस कंसीडर करना है। स्टॉपिंग तो अपने आप में ही नेगेटिव वर्क है, नेगेटिव वर्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। आई होप सो अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है जी? इसमें इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स ये इंटेंसिटी क्या होती है? बड़ा मजेदार सा केस है। देखिए इंटेंसिटी है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम। 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके ऊपर? 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर। ऐसा ही सिस्टम में है तो आपको यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही यहां पे कंसीडरेशन में लेना होगा। तो ये क्वांटिटी यहां पे क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया है वो किसके ऊपर किस चीज को एक तरीके से गवर्न करेंगे? डियर स्टूडेंट्स वो गवर्न करेंगे सैचुरेशन करंट को। तो आप देखेंगे तीनों ही ग्राफ के लिए जो सैचुरेशन करंट है वो यहां कांस्टेंट है। ये तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट है तीनों के लिए। इसका मतलब जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी एक डेफिनेट इंटेंसिटी पे जाकर के हमें सैचुरेशन करंट मिल जाता है, जो कि तीनों के लिए कैसी है? सेम है। दूसरा पार्ट क्या था? विच फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट। अब जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सबसे क्या है बच्चों? ज्यादा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसका ज्यादा है इसका मतलब वही फ्रीक्वेंसी मेरी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां मेरे को न्यू1 को, एक्जेक्टली इट इज नॉट V1, इट इज न्यू1। तो ये फॉन्ट का कई बार अंदर हो जाता है जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम लोग लेके आते हैं, तो कई बार फॉन्ट नहीं होगा तो वो इस तरह से प्रिंट करना शुरू कर देता है। तो एक्जेक्टली दैट इज व्हाट? न्यू1 फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 मार्क्स का है। एक्सप्लेनेशन में नो डाउट थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। मैं समझता हूं जब आपने इसको सॉल्व किया होगा, आपको अगर आंसर आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आपको टाइम ज्यादा नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 5 1 मार्क्स का है। फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ 3 कर्व्स A B C showing the variation of photoelectric current by its collector plate potential for 3 different intensities I1, I2 and I3 having frequencies nu1, nu2 and nu3 respectively incident on photosynthesis surface। उसने यहाँ पे सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि भैया ग्राफ दिया है, किस किस के बीच में दिया है, इंटेंसिटीज के बीच में दिया है और जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके लिए दिया है और 3 ABC ग्राफ है। एज वेल एज यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो जो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है वो अगर आप देखेंगे तो A और B के लिए सेम है, एक ही जगह पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है। और C के लिए जो कलेक्टर पोटेंशियल है यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं कह सकता हूं नेगेटिव में जा रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा C का है और A और B का सेम है। जहां तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात है तो अगर आप देखेंगे तो A की फोटो इलेक्ट्रिक करंट सबसे कम है। डियर स्टूडेंट्स देखें
यहां से मेरे को मिल रहा है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट ए की सबसे कम है। इवन दैट पूरे ग्राफ के अंदर भी देखता हूं तो मैं सबसे कम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये वाई एक्सिस पे शो कर रखी है। दूसरा जो बी की फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो थोड़ी ज्यादा है, मॉडरेट है, और सी की फोटो इलेक्ट्रिक करंट सबसे ज्यादा है। इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ तीनों अलग अलग आपको दे रखी है। अब उसमें इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है ऊपर दे रखा है, यहाँ तो ग्राफ से तो नहीं पता लग रहा हमें। अब आगे अगर मैं देखता हूं तो वो क्या कहता है, पॉइंट आउट द टू कर्व्स फॉर व्हिच इंसिडेंट रेडिएशन हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज। अब ये इसमें डिफरेंट इंटेंसिटी तो तीनों की है, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल उनका सेम होगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस का सेम है, ए और बी का सेम है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए एंड बी होगा। और यहाँ पे रीजनिंग भी दी गई है, दैट्स द क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अगर मैं तीनों क्वेश्चंस को क्लब कर दूं और इवन इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा दूं तो ये आपका केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है एज इट इज। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा। एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 2 मार्क्स का यहाँ पे है, जैसा हम लोग नॉर्मली टेस्ट में रखते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डियर स्टूडेंट, जनरली आपको जो वर्क फंक्शन मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेगा, तो यहाँ बड़ा एसेंशियल हो जाता है कि आपको रिलेशन याद हो। वैसे नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻19 क्या होता है, जूल होता है। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब क्या कहता है वर्क फंक्शन ये है, तो ए पार्ट में क्या पूछ रहा है, ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम, इसका मतलब वो पूछ रहा है, फाइंड करना है आपको। दूसरा क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट द फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0, यानी आपको एक ऐसी वेवलेंथ निकाल के देनी है जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, 0 हो। सीधी सी बात है, आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल के देना है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसने पूछी है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है। बाई ए स्टॉपिंग पोटेंशियल, अच्छा यहां उसने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। क्या कह दिया, वो कहता है कि ऐसी वेवलेंथ निकाल के दो जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है 0 हो जाए अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो। अब सबके लिए E की कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट माइनस का E। इसको मैं डिफरेंट फॉर्म में लेके आता हूं, ये हो सकता है एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट माइनस हाफ एम टी स्क्वायर। अगर मैं इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लेके आता हूं और वेवलेंथ के टर्म्स में लेके आता हूं तो एक ही स्टेप में मैं लिख दे रहा हूं एच सी ओवर लैम्डा इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा नॉट माइनस E that is electronic charge and V that is stopping potential। अब stopping potential को आप E नॉट से शो कर दो तो कंपैरेटिवली आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये 3 कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी फॉर्म आपको मिल गई कि आप हर आंसर यहां से बड़े आराम से दे सकते हो, बशर्ते आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है तो मैं ये कहूंगा कि जो रेगुलर क्लासेस हैं उसमें इन क्लासेस को दोबारा से एक बार देख लो। अब देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। पहला तो यहाँ पे क्या है भैया, हमें जो है ना वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन क्या है, W नॉट है, जो किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में h v नॉट के बराबर होता है। v नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो उसने पूछ रखी है, तो ये मेरे पास मिल गया वर्क नॉट ओवर h। बस अब ये फॉर्मूला मेरे को पहले ले लेना है, उसमें वैल्यूज प्लेस करनी है, सारी यूनिट्स मेरे को एक सिस्टम में होनी चाहिए और उसके बाद मैं न्यू नॉट को कैलकुलेट करके दे सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां रीजनिंग दी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पहले दिया है एनर्जी h न्यू नॉट ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन W नॉट, जिसको मैंने यहां पे मैथमेटिकली आपको लिख के दिखाया है, वो चीज यहां पे हम लोगों ने इस तरह से दे रखी है। अब इसमें वैल्यू डालेंगे तो निश्चित सी बात है आसान निकल जाएगा। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, यानी ये जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट मैंने कॉन्सेप्ट दे रखा है ये वाला, तो इसमें ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सब लोग जानते ही हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप यहां से निकाल के ला सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मेरी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ में कहना चाहिए कि जो स्टॉपिंग एनर्जी है वो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी के बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं क्या मेजर से केस ले रखा है, यहां से निकाला, उसने कैलकुलेट किया, आंसर देखेंगे तो अगेन आपका जो साइंटिफिक नोटेशन है उसी के अंदर है 5.16 into 10⁻14। अब दूसरा केस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, सिंपल सी बात है। अब इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगा, आप लोगों को शायद भूल गए होंगे। हो क्या रहा था भैया, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे थे हाफ mv² एनर्जी के साथ। अब ये इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाए, रिपल्सिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि आपको ये तो पता ही है प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी ये कहता है
कि अगर आप यहाँ काइनेटिक एनर्जी ले रहे हो तो सिर्फ से भी आपको एनर्जी लेनी है, यहाँ से अगर आप जो है ना सिर्फ इसका पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लेते तो पोटेंशियल आप दूसरी तरफ ले सकते थे। तो यहाँ से आपने इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर अप्लाई करनी है इन अपोजिट डायरेक्शन, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो सिंपल सा हाफ mv² इक्वल्स टू यहां से क्या हो गया ev। अब ये v जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं होगा, या होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कह रहे हो। अब जीरो का मतलब क्या है कि आप यहां से वो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दो जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चेकआउट हो जाए, मतलब इस प्लेट तक ना पहुंचे। अगर इस प्लेट तक पहुंच गए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करी जाएगी। तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट दैट लाइक दैट। अब इसमें हाफ mv² मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। ev0 क्या है, अब इसको अगर आप चाहो तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी ले जा सकते हो, क्योंकि उसने वेवलेंथ के टर्म्स में पूछा है। इक्वेशन वही है hc/λ माइनस वर्क फंक्शन इक्वल्स टू ev0। यहां से आप लैम्डा को क्या करोगे बच्चों, सेपरेट करोगे। लैम्डा को सेपरेट करोगे, वैल्यूज डालोगे, यूनिट्स इस इंटरमीडिएट स्टेप पे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर जो है वहां लिखना चाहिए आपको। इवन दैट आपको अपना फाइनल आंसर यहां पे लिमिट कर देना चाहिए, नैनोमीटर में ये देने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी आप अपना टाइम खराब करो। साइंटिफिक नोटेशन है, मीटर के टर्म्स में आपको यहां पर दे देना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट था। आई होप सो मैंने बीच में थ्योरीज में थोड़ी कुछ ज्यादा क्लियर करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन आपके पास में है, इक्वेशन वही है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो कभी भी ये क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। मैं 50 बार समझा लूं, जब तक कि आप इसको सेल्फ रियलाइज नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। Does the stopping potential of photoelectric emission depends on the intensity of the incident radiation in the photocells? नहीं भैया, ये 1 to 1 का कोलिजन का कॉन्सेप्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन। तो इसमें आप इंटेंसिटी में कितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दो, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो आंसर भी यही हमने दिया है, नो द स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आंसर तो आप इतना लिख देंगे, लेकिन आपको निश्चित रूप से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 1/1 का या 1 to 1 का कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी यहां कोलिजन्स होते हैं तो दो चीजें मेन होती हैं, एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है नंबर 1, जिसमें 100% एनर्जी फोटोन अपनी दे देगा, किसको, फोटो इलेक्ट्रॉन को। दूसरी बात 1 to 1 होता है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है, एक फोटोन 2, 3, 4 को नहीं दे सकते एनर्जी। थर्ड थिंग, प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। अगर कोलिजन हुआ, इंस्टेंटेनियसली एनर्जी ट्रांसफर हो गई, ठीक है, अदरवाइज तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी को अपने से आगे वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा। अब मैं चैप्टर सारा आपको नहीं पढ़ा रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि ब्रीफिंग से आपको समझ आ जाए, नहीं है तो फिर जो रेगुलर क्लास है वो आपको जरूर लेनी है। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी को डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा भैया। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो निश्चित सी बात है ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट होगी। जब ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट होगी, जरा देखो यहां से अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो वर्क फंक्शन तो इसका फिक्स है, यहां से निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। जब ये निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इसको रोकने वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो भी यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं EV कह सकता हूं, EV0 दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात नहीं हो रही। स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमसे पूछा है उसने। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इस एनर्जी को रोकने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, V0 के ऊपर, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। तो आपने अपना आंसर क्या देना है, यस द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आप यहां से अपना आंसर जो है वो प्लेस करके दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां उसने रिलेशंस की और उसकी बात नहीं की है, तो आप ये चीज नहीं करेंगे तो आपका चलेगा। मैं हटा देता हूं यहां से, अपने से आपको कंफ्यूज कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बड़ा मजेदार सा केस, अगेन इंपॉर्टेंट तो है। द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V एंड फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ टू मेटल्स P and Q आर शोन। ठीक है, उसने यहां पर शो किया। अगर वो ना भी इस बात को कहता
तब भी कॉमन सी बात है, हम लोग इसको समझ ही सकते हैं। देखिए क्या है, ये हमारा यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये जीरो। अब जीरो से अगर मैं ऊपर बढ़ता हूं तो पॉजिटिव पोटेंशियल नो डाउट सपोर्ट करेगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये मेरा नेगेटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल नीचे की तरफ एक्सिस पे पूरा का पूरा है। अब दोनों मेटल्स के लिए अलग अलग होगा, कैसे अलग अलग होगा देखिए जरा। मैं यहाँ से हाइपोथेटिकली वापस लेके आऊंगा इस ग्राफ को, तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे को मिल गया P के लिए, इसको वापस लाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको वापस लेके आऊंगा तो ये मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया -5 वोल्ट मिला, किसके लिए, Q के लिए। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया जो y एक्सिस पे है। अब x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्वियस है ये वाला पॉइंट जो P की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको शो करता है, ये वाला पॉइंट जो Q की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको शो करता है, और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ 10⁻14 हर्ट्ज के ऑर्डर में है। दर्शक आप समझ सकते हैं 10⁻14 हर्ट्ज का ऑर्डर क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने इस चीज को कंसीडरेशन में लिया है कि जब 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मिलती है तो एग्जैक्टली दे ऑल बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। तो ये कहीं ना कहीं विजिबल रीजन के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछता हूं एक अलग बात है, लेकिन मेरा दिमाग चलना चाहिए, मुझे ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, सिनेरियो क्या है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे ये बात पता लग जाएगी कि P और Q जो मटेरियल्स हैं उनके नाम क्या हैं, कौन कौन से मटेरियल हैं जो विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसीज पे फोटो एमिशन देते हैं। अब आप कहोगे साहब ये तो बड़ा अजीब सा आपने क्या पूछ लिया। अरे नहीं भैया, जितने भी कैमरे हैं वो इसी प्रिंसिपल पे तो काम कर रहे हैं। जितने भी आप सीसीटीवी के कैमरे देखते हो इसमें दो तरह के होते हैं, एक आईआर कैमरे होते हैं, एक विजुअल रीजन वाले कैमरे होते हैं। अब विजुअल रीजन वाले जो कैमरे हैं वो रात में काम नहीं करेंगे क्योंकि रात में विजुअल रीजन होता नहीं है, तो जनरली आईआर कैमरे लगाते हैं। लेकिन डे टाइम वाले जितने भी कैमरे हैं वो सारे के सारे इन्हीं फोटो सेंसिटिव सब्सटेंसेस के हेल्प से बने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स समझिए वो क्या कहते हैं, आगे पूछता क्या है हमें, which one of two metal has higher threshold frequency। तो भैया सोचने की जरूरत ही नहीं है, ग्राफ के ऊपर क्लियर दे रखा है। तो ये जो Q है, Q की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और कितनी है, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है। अब 6 × 10⁻14 हर्ट्ज भैया पता है क्या होता है, जल्दी बताओ, सोचो सोचो सोचो, चलो सोचते रहो, घर जाके सोच लेना। डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल व्हिच हैज द हायर वैल्यू। अब तो डियर स्टूडेंट वर्क फंक्शन आपने निकालना है, तो वर्क फंक्शन के लिए फॉर्मूला तो सबको पता है, घूम फिर के वही 3 तो फॉर्मूले हैं। क्या है भैया, वर्क फंक्शन इक्वल्स टू h न्यू नॉट। अब लेकिन ये फैक्ट है कि अगर पहला आंसर आपका ठीक नहीं होगा तो दूसरा आंसर ठीक हो ही नहीं सकता। पहला गलत तो दूसरा पक्का गलत, क्यों, क्योंकि पहले का ही उसने एक्सटेंशन पूछ रखा है सेकंड में। तो यहां कहता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, Q की ज्यादा है। अब Q का अगर मेरे को वर्क फंक्शन निकालना है तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, h की वैल्यू ऊपर दे रखी थी, u की वैल्यू 6 × 10⁻14। तो इस तरह से सेकंड पार्ट हो गया। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन। अब डिस्टेंस क्या करना है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा, अगेन घूम फिर के वही वाला फॉर्मूला। क्या जी, देखो एनर्जी इंसिडेंट E इक्वल्स टू h न्यू नॉट, साथ में क्या जी, जल्दी बोलो, प्लस का काइनेटिक एनर्जी। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा सर आप ऊपर पहले माइनस कर रहे थे अब प्लस कर रहे थे, ये क्या होने लगा। बिल्कुल जरूर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि मैं कब इसको माइनस यूज कर रहा हूं और कब इसको प्लस यूज कर रहा हूं, तो आप इसको थोड़ा गौर करेंगे और देखेंगे। E इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी जो इंसिडेंट एनर्जी आप दे रहे हो वो दो काम कर रही है, एक वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रॉन को, दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब यहां से इस इक्वेशन को यूज करके मैं अपने आंसर निकाल सकता हूं। डिस्टेंस पहला तो ग्राफ रीड किया मैंने, दूसरे में वो डाला। अब देखो यहां आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, चलेगा, क्योंकि वैसे तो ये जूल में होना चाहिए था, लेकिन अगर आप जूल में नहीं भी देते तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हर जगह पे उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया हुआ है। छोटी यूनिट है और इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए यूनिट चलती है। अब ये गलत बात है कि आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, वहां पे आपको ऑप्शन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं मिलता तो फिर आपको सोचना होगा, अब इसको ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसी बेसिस पे के मैक्सिमम की बात की उसने, वहीं से निकाल के लेके आया, माइनस प्लस का देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट।
कहाँ और क्यों कैसे, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डिस्टेंस में आगे बढ़ना चाहूंगा, इसको हाईलाइट करना जरूरी है, बॉक्स में बनाए यूनिट जरूर लिखे हैं या अंडरलाइन करें। अब डिफरेंट कलर तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आंसर को बॉक्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन and the maximum kinetic energy of the electrons emitted from the surface of the photosensitive material. State clearly how the graph can be used to determine Planck's constant and graph function of the material. ये स्टूडेंट देखो, अगर मैं देखता हूं तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8, उसको क्वेश्चन नंबर 9 करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, उसने कुछ थोड़ा अलग तरीके से रहा है, आंसर भी आपको अलग तरीके से प्लेस करना है। देखिए जरा क्या होता है, सबसे पहले तो आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ में क्या है, कोई फ्रीक्वेंसी, ये आपका वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन के बाद में जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मिलेगी। तो अब जरा इस ग्राफ को देखो और इस ऊपर वाले ग्राफ को देखो, भैया क्या अंतर है। ये पोटेंशियल के टर्म्स में दे रहा था और ये ग्राफ मेरा एनर्जी के टर्म्स में। सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ उसने, और यहां नीचे वाले ग्राफ में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वर्क फंक्शन आ गया, ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा था। यहां काइनेटिक एनर्जी आ गई, वहां पे सिर्फ पोटेंशियल आ रहा था, जो हमारा कंडक्टर प्लेट है उसका पोटेंशियल आ रहा था। इतना अंतर है दोनों ग्राफों में। अब भैया ई चूंकि कांस्टेंट है, अब ई कांस्टेंट है तो बाकी चीजों में तो फर्क पड़ना नहीं है, शेप तो वही रहेगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स ग्राफ का कांसेप्ट हो गया। आप ग्राफ इसमें प्लॉट कराया है तो ऑब्वियस है आप लोगों को यहाँ पे निश्चित रूप से जब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो तो हर्ट्ज जरूर लिखना चाहिए, और जो यहाँ बात करते हो तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल आप यूनिट इसकी जरूर दोगे, अगर नहीं दोगे तो गड़बड़ होगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए वो क्या पूछता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, अच्छा आंसर दे रहा है, तो वो क्या पूछता था यहाँ पे, वो कहता था प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालोगे और वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे। देखो भैया अब ग्राफ आपके पास में ये है, इक्वेशन वही है आपके पास, k मैक्सिमम इक्वल्स टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब ये भी कहीं अलग से तो आई नहीं है, इक्वेशन तो आइंस्टीन ने एक ही दी थी, अब उसको हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। तो यहां से जो एनर्जी मैंने डाली वो क्या काम कर रही है, दो काम कर रही है, एक तो कर रही है वर्क फंक्शन दे रही है और दूसरा उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ये टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन फोटो सरफेस है, ये वर्क फंक्शन है और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब इसी को उसने यहां से क्या किया, AE इज इक्वल्स टू एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन लिख दिया, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, इसको लिख दिया h न्यू, एक्जेक्टली इट इज न्यू, और माइनस का इसको लिख दिया h न्यू नॉट। अब भैया क्या दिक्कत आ गई, h को यहां से कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट आपको ये मिल गया और ये काइनेटिक एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी से यहां पे दे रखी है। अब जरा देखना भैया ये वाला जो स्लोप है, ये स्लोप क्या प्रोवाइड करेगा, tan थीटा कह दो, m कह दो, आपका मन है कुछ भी कह दो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, जो परपेंडिकुलर डालोगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। और ये वाली चीज वैल्यू सिर्फ यहां तक ही लोगे आप लोग, क्योंकि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां है। तो ये वाली चीज आपको क्या प्रोवाइड दे रही है, फ्रीक्वेंसी दे रही है। काइनेटिक एनर्जी को अगर फ्रीक्वेंसी से आप डिवाइड कर देते हो, कर दो भाई, किसने मना किया, ये लो। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को यहां से न्यू माइनस न्यू नॉट लेके आओगे तो किसके बराबर आएगा, h के बराबर आएगा। अब कुछ बच्चे रट के चले जाते हैं, भैया रोट मेमोरी ठीक है, हो सकता है एक क्वेश्चन आप आंसर सही दे दोगे, लेकिन अगर उसने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया, यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया, तो आप तो रट के गए हो कि स्लोप जो है ना वो ऐसे ग्राफ का हमेशा क्या देता है, प्लैंक्स कांस्टेंट देता है। तो आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को मैं सीधे सीधे यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में कंपेयर करके दे सकता हूँ, क्या y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये आपको अगर याद हो तो लीनियर इक्वेशंस के लिए हम लोगों को आता है, c कांस्टेंट है, m यहाँ पे स्लोप है, y और x पैरामीटर्स हैं। ध्यान रहे y और x पैरामीटर्स आपके प्रॉपर एक ही चीज को रिप्रेजेंट करें, तो इसलिए आपको रूट टेबल में नहीं डालना है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही क्वेश्चन को आंसर देना है। अब वर्क फंक्शन की बात करता है स्टूडेंट, तो वर्क फंक्शन आप सीधे सीधे इस ग्राफ की हेल्प से ही दोगे या यहां से दे सकते हो वर्क फंक्शन को निकाल के। आपका मन है वैल्यूज तो चूंकि इसमें ग्राफ को दे नहीं रखी है, वैल्यूज नहीं दे रखी तो क्या निकाल के दोगे, कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्चुअल आंसर नहीं देना होगा इसमें, दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, पहले वाले स्लोप का कांसेप्ट है। फिर इंटरसेप्ट ऑफ नेगेटिव के मैक्सिमम एक्सिस इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। तो आपने अपना आंसर भी कांसेप्चुअल जो है दिया है, क्या दिया है कि भैया ये जो है आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट है, नेगेटिव y एक्सिस पे है, तो इसको मैं नेगेटिव इंटरसेप्ट बोल रहा हूं। काय का नेगेटिव है, ये काइनेटिक एनर्जी का है। अब काइनेटिक एनर्जी तो कभी भी नेगेटिव होती नहीं, बिल्कुल फैक्टर डियर स्टूडेंट्स। जीरो से ऊपर जाओगे तो आप इसको काइनेटिक एनर्जी कहोगे, और
नीचे की तरफ जाओगे तो इसको आप जो है नाम अलग दोगे, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी नहीं कहलाएगी। एक डेफिनेट वैल्यू जहां पे आकर के ये 0 हो जाता है उसको आप नाम देते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, या स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग नाम देते हो दूसरा वर्क फंक्शन। तो दैट इज द कांसेप्ट। अब प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी क्लियर होना चाहिए बच्चों को, यही नहीं क्लियर होता है क्वांटिटी क्या है, उसका यूनिट क्या है। आपने देखा होगा कि आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में कम से कम 2-3 जगह वो आपसे यूनिट पूछता है, कई बार तो 12th के एग्जाम में कुछ डायमेंशंस भी पूछ लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 3 मार्क्स का आपका फर्स्ट चैप्टर होता है 11th में, दैट इज वेरी एसेंशियल। वो चैप्टर पे निश्चित रूप से आपको टाइम लगाना चाहिए, पूरे 2 साल उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। उसके बेसिस पर बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी हर जगह लगता है, यूनिवर्सल है। जैसे आपने 4 कंजर्वेशन लॉज पढ़े हैं, वैसे ही एक 5वां आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, तभी आप इन सारी चीजों को ठीक ठाक कर सकते हो। अदरवाइज तो वो जो नॉर्मल स्टूडेंट 55, 60, 70% वाला जो होता है वहां के लिए तो फिर कुछ करना ही नहीं है। वहां के लिए तो आपको पता ही है क्या करना है, स्कूल के पीछे पढ़ लो और कहानी खत्म करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अब इसको भी 2 पार्ट में दे रखा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स की यूनिट से तो बन नहीं सकता भाई, यूनिट तुम्हारी 4 मार्क्स की है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो बन नहीं सकता। तो फिर भी हमने ये किया कि चलो पैटर्न जो हमें ये फॉलो करना है, तो उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं, 2 मार्क्स का पार्ट देते हैं, एक दे देते हैं हम लोग इसका 3 मार्क्स का। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है ये क्वेश्चन, बड़ा मजेदार सा केस कहता है। ए प्रोटॉन एंड अल्फा हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। प्रोटॉन और अल्फा के लिए दोनों के लिए सेम डी ब्रॉगली है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल्स एंड देयर स्पीड्स। अगर आपको डी ब्रॉगली रिलेशन याद नहीं है, आपने इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली रिलेशन नहीं निकाल रखा, प्रूफ नहीं कर रखा, तो क्वेश्चन आपको अजीब अजीब सा लग सकता है। तो आपको सबसे पहले रेगुलर क्लास में से डी ब्रॉगली रिलेशन को कैसे ड्राइव करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आता है, फिर हम उसमें वैल्यूज डाल करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहां चूंकि टेस्ट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पसंद करूंगा। लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन स्क्वायर रूट 2 mqv। इसको हम लोगों ने मैनिपुलेट किया v को, क्योंकि उसमें एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल यहां हमसे पूछ रखा है, तो हमने फार्मूले के अंदर ही पहले v को सेपरेट कर लेना है। v इक्वल्स टू h स्क्वायर ओवर 2 mq लैम्डा स्क्वायर। अब देखो यहां पे एक है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास अलग होगा, एज वेल एज चार्ज, क्योंकि अल्फा है तो अल्फा का चार्ज अलग होता है, मास अलग होता है, प्रोटॉन का चार्ज अलग होता है, मास अलग होता है। तो निश्चित सी बात है इसी फॉर्मूले को हमें 2 बार यूज करना होगा। हमने पहले जनरल फॉर्मूला लिखा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा। अब 2 बार इसको यूज करो, डिवाइड करो, कांस्टेंट क्वांटिटी जैसे h स्क्वायर है, ठीक है, और क्या है दूसरी चीज देखो जरा, सेम डी ब्रॉगली है, इसका मतलब लैम्डा दोनों के लिए सेम है, तो जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करो। फॉर्मूला आपको जनरल मिल गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो। इसमें वैल्यूज डालो, रेशियो आपका रिवर्स नहीं होना चाहिए, उसने यहाँ पे पहले प्रोटॉन कहा है तो आपको न्यूमरेटर में प्रोटॉन को ही यूज करना है, ये बात ध्यान रखें। वरना कुछ बच्चे इसको 1:8 दे के चले जाते हैं, सोचते हैं मैंने सही किया है, लेकिन भैया उसने जो पूछा था वो तो आंसर आपने नहीं दिया। सेकंड है स्पीड्स। अब देखो स्पीड्स की भी बात करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। या मोमेंटम है आपके पास तो स्पीड वैसे भी निकाल सकते हो, मोमेंटम में सीधे सीधे मास से डिवाइड करो, मास से डिवाइड करोगे तो आपका वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट में से ऊपर से हम लोगों ने क्या किया, यहां से निकाल के दे दिया 4:1। तो अगेन एक बिल्कुल डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल किया। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, कई बार यहाँ पे वो जब इसको हॉट्स बनाना होता है क्वेश्चन को, तो ये जो एनर्जी है Q इंटू V, इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ले जाता है। तो आप जो है 3/2 kT वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपको याद होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों ने KTG में पढ़ा था, वहां पे आपने जनरल और एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। तो आपको 5/2 यूज नहीं करना, आपको 1/2 यूज नहीं करना, आपको 3/2 kT यूज करना है। तो आप इस एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ 3/2 kT वाले क्वेश्चंस को भी एक बार लगा के देख लेंगे, क्योंकि कई बार वो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी आपसे डिस्कस कर लेता है। ध्यान रखना, टेम्परेचर जो यूज करना है वो एब्सोल्यूट स्केल में यानी केल्विन में आप लोगों को टेम्परेचर यूज करना है। जनरली वो क्या करता है, आपको डिग्री सेल्सियस में देता है, तो सिंपली यू हैव टू गो
टू कन्वर्ट इट इन केल्विन। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, लाइट इंटेंसिटी I एट फ्रीक्वेंसी u इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सरफेस एंड कॉज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, यहां तक तो कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एनोड करंट? अब ये एनोड करंट कौन सी है भैया? सिंपल सी बात है, जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है उसी को एनोड करंट कह रहा है, क्योंकि पूरे सर्किट को अगर आप देखोगे तो सारा कुछ गोल गोल लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, हर जगह पे करंट तो सेम ही रहनी है, चाहे वो वैक्यूम के अंदर हो रही है या वायर के अंदर हो रही है या बैटरी के अंदर हो रही है। भाई जो एक्सटर्नल सोर्स आप लगाते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने वाला, वो बैटरी तो लगाते हो तो बैटरी के अंदर भी तो करंट फ्लो होगी, तो भैया करंट को आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे क्या करें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। जो इंटेंसिटी है उसको क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो अगेन डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्चुअल मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, सिर्फ जस्टिफिकेशन यहां पे दे रहा हूं। द एनोड करंट इंक्रीज हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? क्योंकि भैया लार्जर इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लार्जर इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आप इंसिडेंट कराओगे पर यूनिट सरफेस एरिया पर, जरा देखो आपने यहां से मान लीजिए 4 फोटोन गिराए, तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भैया। अब 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट होती है मेरे पास Q/T। अब करंट को मैं लिख सकता हूं N × E, और N क्या है? ये 4 है। अब आपने क्या किया, अब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, इंटेंसिटी बढ़ा दी, यहां पे कर दिया मान लीजिए 6। अब 6 कर दिए तो 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो भैया N बढ़ेगा, N बढ़ेगा तो वैसे करंट बढ़ जाएगी। तो ये रीजनिंग है जिसको मैंने यहां बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में लिखने की कोशिश की है, जस्टिफिकेशन के नाम से। तो अब चूंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बेशक 1 मार्क्स का पार्ट है, लेकिन आपको रीजनिंग देना पड़ेगा। आगे स्टूडेंट्स हम लोग बात करना चाहते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड। भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ फोटोन तो बढ़ेंगे नहीं, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बढ़ जाएगी, बस इतना अंतर होगा। तो भैया जरा देखो, the increase in frequency of incident radiation has no effect of anode current। तो करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्टिफिकेशन क्या है, जो मैंने अभी आपको दिया कि भैया इंटेंसिटी क्या बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो और फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाएगी। इट मे बी समथिंग मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं आपको इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। हम लोग बात करेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज। बड़ा सिंपल सा, बहुत ज्यादा चक्कर पड़ना ही नहीं है। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ऑब्वियस है यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो करंट में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दैट इज क्लियर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनोड करंट। अब इसको ये एनोड करंट कहे, बैटरी करंट कहे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहे, कुछ भी कहे, आपने बॉदर करना ही नहीं है। इसलिए बॉदर नहीं करना है कि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर आप देखते हो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, टेढ़ा मेढ़ा देखिए थोड़ा सा, लेकिन बन गया। चलो ये अगर सेटअप देखते हो, यहाँ पे विंडो लगा करके आप डाल देते हो, पार्ट्स की पिस्टन की विंडो लगाते हो, पता है शीशा नहीं लगाते, पता है आपको क्यों नहीं लगाते शीशा? भैया शीशा इसलिए नहीं लगाते कि शीशा की पेक्युलर प्रॉपर्टी होती है, वो कुछ फ्रीक्वेंसीज को या कुछ वेवलेंथ्स को रोक देता है, ट्रैक कर देता है। इसलिए कभी भी यहाँ पे शीशा नहीं लगाते, यहाँ पे क्या लगाते हैं? विंडो में क्वार्ट्ज लगाते हैं। चलिए, तो 150 से सारी मजेदार बातें आपको जो नॉर्मल क्लासेस हैं उनके अंदर मिल जाएंगी। कुछ मैंने नया नहीं बताया, सारा वही बताया जो पहले भी बता रखा है। तो यहाँ हमने बात की, तो देखो यहाँ पे आप करंट की बात करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, करंट तो एक ही फ्लो सर्किट में। अब इसको फोटो सेंसिटिव करंट कह दो, एनोड करंट कह दो, कलेक्टर करंट कह दो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे एनोड करंट नहीं करके डाला हुआ है। नेक्स्ट, द एनोड पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड, ठीक है कि बढ़ा दिया, और फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एक्सप्लेन गिविंग जस्टिफिकेशन ईच केस का मतलब तीनों केस के लिए करा था मैंने, सारे केस को अलग अलग कर दिया है यहाँ पे, जिससे कि आसान रहे आपको समझने में। देखिए साहब, अगर मैं यहाँ एनोड पोटेंशियल को बढ़ाता हूं तो क्या होगा? बढ़ा देते हैं, चलो जी, मन हो रहा है आपका बढ़ा दो। ये आपका अब डायग्राम थोड़ा और ठीक से बना लेता हूं, अच्छा सा वाला बना लेता हूं। ये देखिए, और ये आप देखिए, मैं यहाँ पोलरिटी बड़े प्लेट पे ये लेके आ रहा हूं, और ये आप देखिए कलेक्टर प्लेट हो गई। अब ये यहां से सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, ठीक है, इंटेंसिटी की बात जो जैसे कर रहा है। अब होगा क्या? अगर मैं इस पोटेंशियल को पॉजिटिव में बढ़ाता जाऊंगा, मैंने पॉजिटिव प्लेट लगा रखी देखिए, तो क्या होगा?
जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम थे, जो इस प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको भी ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो 100% जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रीच करना शुरू कर देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो जाएगी। अब आप कहते हो नहीं मैं तो 100% तो आ गया, मैं तो और भी बढ़ाऊंगा। भैया बढ़ाते रहो, क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो पहुंचेगा क्या, यहां पहुंचने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही फरमाया बच्चे। अगर आप इसको एक्सट्रीमली हाई बढ़ा देते हो तो क्या होगा, यहां आपने वैक्यूम कर रखा है, वैक्यूम, अब वैक्यूम किस एक्सटेंट तक कर रखा है कुछ तो यहां होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा, आयनिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी अगर आप एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल्स यहां पे लगा देते हो। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो दैट इज लिमिटेड अप टू फ्यू वोल्ट्स। अब आप इस पर 10 टू पावर 6 वोल्ट, 10 टू पावर 10 वोल्ट इतना पोटेंशियल थोड़ी लगा होगा, फिर तो कोल्ड एमिशन शुरू हो जाएगा। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो वो सब कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट देना है जिसमें फ्यू वोल्ट्स आप बढ़ाने की बात करते हो। 12 वोल्ट लग रहा था, 14 कर दो, 50 कर दो, 100 कर दो। अभी आप कितना ऑर्डर बढ़ा दोगे, 10 टू पावर 6 की बात को नहीं करना है। तो इस बात को यहां पर ध्यान रखना। नो डाउट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जब सारे के सारे यहां पे पहुंचने लगेंगे तो करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जो करंट कांस्टेंट हो जाएगी उसको क्या कहते हैं, इट अटेन्स सैचुरेशन वैल्यू। अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट्स तो देखिए यहां पे हमने डिफरेंट ग्राफ बनाए थे और इनमें सब में ये सैचुरेशन करंट का कांसेप्ट दे दिया था, अगर आपको याद हो तो बड़े मजेदार से किसने 2015 का, 2005 का और इवन 2020 का ये 3 क्वेश्चन पेपर अगर आप पूरे कर लोगे तो मैं समझता हूं 2015 का और 5 का तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ था। तो उसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट की बातें डिस्कस कर रखी हैं हम लोगों ने। तो ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि आपका कुछ बचेगा नहीं। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि इस अकेले टेस्ट पेपर के अंदर ही बहुत कुछ आपको दे दूं, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको टच कर दूं। 4 मार्क्स की यूनिट है, बनता भी है, पॉसिबल है, क्योंकि 4 मार्क्स की यूनिट को अगर आप 20 मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो 4 नंबर वैसे 5 नंबर तो वैसे ही हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारा एक्सप्लेनेशन आपने कैसे एग्जाम में लिखना है आई हैव एक्सप्लेन किया। तो जिन बच्चों का राइटिंग स्किल थोड़ा सा गड़बड़ है तो वो यहां से राइटिंग स्किल भी सीख सकते हैं। हालांकि ये जो राइटिंग स्किल है वो इंग्लिश वाले सर मैम का काम होता है, वो आपको सिखाते हैं कैसे आपको कॉमा लगाना है, कैसे पैराग्राफ लिखना है जो आपके दिमाग में चल रहा है। अब मान लीजिए किसी की इंग्लिश पुअर है तो ही और शी विल यूज मैथमेटिक्स एज लैंग्वेज टू एक्सप्लेन द फिजिक्स। सिंपल सा, जब आपने पहली क्लास में ली होगी तो मैंने उसमें सबसे पहले बताया होगा मैथमेटिक्स इज नथिंग, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो आपकी अगर इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो सिंपली यू हैव टू गो फॉर मैथमेटिक्स एंड यूज इट एज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। दैट्स द कॉन्सेप्ट। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा।